कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। 1993 हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे बाद ज्योति ने एक बेहद खूबसूरत और प्यारी बेटी को जन्म दिया। कुछ ही देर में नर्स ने बाहर आकर ये खबर संतोष और उसकी माँ को सुनाई। बेटी हुई है, ये जानकर दोनों के सीने पर सांप लौट गए। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, जिस पर कुछ देर पहले उत्साह और खुशी की लहर दौड़ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटी कैसे हो गई। हॉस्पिटल सरकारी था और उस दिन कोई बड़ा अधिकारी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था, इसलिए दोनों शांत खड़े रहे। संतोष ने जाकर नर्सों से पता करना चाहा कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने ज्योति का अल्ट्रासाउंड किया था, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उस लेडी डॉक्टर का तबादला हो गया था। संतोष वापस आकर अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। तभी एक नर्स बच्ची को बाहर लेकर आई और ज्योति की सांस को देने लगी। अभी ज्योति बेहोश थी और उसे होश में आने में कुछ वक्त लगने वाला था। जैसे ही नर्स ने बच्ची को उसके हाथ में देना चाहा, तो अम्मा जी सर दर्द का बहाना बनाकर तुरंत वहीं रखी बेंच पर बैठ गईं। जब नर्स ने उस बच्ची को संतोष को देना चाहा, तो उसने भी ये कहकर मना कर दिया कि वो उसकी माँ को संभालेगा। ऐसे में बच्ची उससे नहीं संभल पाएगी, तो आप उसे उसकी माँ को ही दे दें। दोनों ने ही बच्ची को एक नज़र देखा भी नहीं। नर्स उसी इलाके से थी, इसलिए वह उन दोनों के बहाने अच्छी तरह से समझ रही थी। वो बच्ची को लेकर अंदर आ गई। तकरीबन 56 मिनट बाद ज्योति को होश आया तो उसने अपने पास एक छोटी सी बच्ची को सोता पाया। वह उठकर बैठ गई। एक नर्स उसे उठता देख उसके पास गई। उसने बच्ची को उठाकर ज्योति को दिया। बच्ची को गोद में लेते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बच्ची सही सलामत उसकी गोद में थी। इस वक्त उसकी खुशी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। वह बच्ची को प्यार से देखे जा रही थी। कभी उसके नाजुक से छोटे छोटे हाथों को छूती, तो कभी उसके चेहरे पर हाथ फेरती, तो कभी उसको अपने सीने से लगाकर उसे चूमती। अपने अंश अपनी बेटी को गोद में से लेकर जैसे उसके बीते सालों के हर दर्द, दुख, तकलीफ सब छूमंतर हो गए थे। ये पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को देखा था। अपनी पहली बच्ची को तो वो देख ही नहीं पाई और उसके होश में आने से पहले ही वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ज्योति जनरल वार्ड में थी, पर उसकी सास इस बीच एक बार भी अंदर नहीं गई और न संतोष गया। नर्स ने उनसे कह दिया था कि माँ और बेटी दोनों ही स्वस्थ हैं और कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो जैसे उसकी सास के सीने में आग लग गई थी। सास चेतावनी देते हुए, देख संतोष, जो भी करना से थारे को अड़े ई कर, जे छोरी मारे घर न जावेगी। जे इसके कदम हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा। संतोष, तू समझने की कोशिश कर अम्मा, हम अड़े कुछ ना कर सके। जे सरकारी अस्पताल से है, जे हमरे उस छोरी के साथ कुछ भी करना चाहा तो हम दोनों फंस जाएंगे। सास गुस्से में, मारे को कुछ ना बेरा, बस जे घर ना जावेगी मतलब ना जावेगी। संतोष, तू हमारी बात ध्यान से सुन, हम अड़े कुछ ना कर सके। आड़े इसे घर ले जाना पड़ेगा। घर जाकर रात में उस छोरी का काम तमाम कर देंगे, फिर जे के बाद तू घर ने दोबारा पवित्र कर लेना, समझी। सास उसकी बात सुन राहत की सांस लेते हुए, ठीक से। 2 दिन तक कोई भी ज्योति से मिलने अंदर नहीं गया। वो अकेले ही नर्स की मदद से बच्ची को संभाल रही थी। अगले दिन शाम के वक्त तक ज्योति को छुट्टी मिल गई। संतोष की माँ उसी दिन घर चली गई थी और संतोष भी। 2 दिन तक वो अकेली हॉस्पिटल में रही और वो जानती भी थी कि वो लोग लड़की की बात सुनकर शायद गुस्सा होंगे। आज संतोष उसे लेने आया था। वह उसके साथ घर आ गई। जब वो बैलगाड़ी से घर की तरफ आ रही थी, तब उसने देखा कि पूरे गांव में एक गहरी शांति पसरी हुई थी, जैसे किसी चीज़ का मातम हो रहा हो। और वजह भी वो अच्छे से जानती थी। अगर आज उसने बेटे को जन्म दिया होता तो पूरे गांव में खुशियां मन रही होती। सब उसके पहुंचने से पहले ही घर के सामने इकट्ठा हो जाते। सब में होड़ लग जाती बेटे को देखने की। पर आज जैसे जैसे गाड़ी गांव के अंदर जा रही थी, सब लोग अपना दरवाज़ा बंद करते जा रहे थे। जब वो घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर कोई भी नहीं था।
संतोष तुरंत उतरकर अंदर चला गया। उसके इस व्यवहार से ज्योति को कोई हैरानी नहीं हुई। वह बैलगाड़ी से नीचे उतरने लगी। उसे नीचे पैर रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो हाथ में बच्ची, दूसरा वो बहुत कमज़ोर थी, पर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी और अंदर जाने लगी। फड़की खोल वो अंदर गई और आंगन से होकर दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके कदम वहीं ठहर गए। सामने उसकी सास खड़ी थी, चेहरा दूसरी तरफ किए हुए, और वैसे ही उन्होंने उससे कहा, अम्मा जी, थारा बिस्तर और थारा सामान बाड़े में रख दिया से, तू इब से उड़े रहेगी, पाड़ी और खाड़े का सामान भी पहुँच जावेगा। ज्योति बिना कोई सवाल जवाब के चुपचाप बाड़े की तरफ चली गई। घर के एक साइड जगह थी जिससे आगे से पीछे वाले आंगन में जाया कर सकता था, और उसी जगह गाय और भैंस भी बनती थी। वहाँ ऊपर से बस पत्तों से बना छपरा था। गाय भैंसों से थोड़ा दूर ज्योति के लिए एक चारपाई डाल दी थी जिसे रस्सी से बुना गया था। उस पर एक पतली सी चादर पड़ी थी, साथ ही एक पतला सा फटा हुआ कंबल, और वहीं पास में छोटा सा मटका भी रखा था। ज्योति ने एक हाथ से खाट पर रखा चादर ठीक किया और फिर अपनी बच्ची को उस पर सुला दिया। ज्योति मुस्कुराती हुई बच्ची से, लाडो, तेरी दादी और बापू नाराज़ हैं, कुछ समय लगेगा उन्हें मनाने में, इसलिए बस कुछ दिन तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना पड़ेगा। रह लोगी ना अपनी अम्मा के साथ यहाँ? बच्ची ज्योति को अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रही थी और उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, जैसे उसे ज्योति की सारी बात समझ में आ गई हो। ज्योति भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। सांझ के समय जब हल्का सा अंधेरा हो गया तो मौसम में हल्की सी ठंड भी महसूस होने लगी थी। बच्ची हॉस्पिटल के कपड़ों में थी, जिस छोटे से कपड़े में उसे लपेट कर दिया था, और थोड़े से कपड़े ज्योति अपने साथ हॉस्पिटल ले गई थी। वो सामान था बस, पर वो सब ठंड भगाने के लिए काफ़ी नहीं था। उसकी सास ने कहा था उसका सारा सामान वहीं रखा है, पर यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं थे ज्योति के पास। ठंड ज्योति को भी लग रही थी, पर उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी बच्ची की थी। गांव में हर घर में जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत होती है। यही कारण था कि हर घर की बत्ती अब बुझ चुकी थी। सब खाना खाकर सो चुके थे। हालांकि अभी घड़ी में मात्र 8 बज रहे थे। ज्योति उसे गोद में से लेकर बैठ गई और हल्के से थपकी देकर उसे सुलाने लगी। गोद की गर्माहट पाकर बच्ची जल्दी से सो गई, वरना ठंड के कारण वो भी हल्का हल्का कांप रही थी। ज्योति ने उसे गोद से नीचे नहीं सुलाया। थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी ज्योति के कानों में कमल की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। बागुड़ के बाहर की तरफ खड़ी कमल उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। ज्योति उठकर बच्ची को गोद में लेकर बागुड़ के पास गई। ज्योति, तू यहाँ क्या कर रही है? कमल इधर उधर देखते हुए, थारे से मिलने आई हूँ सु। और के ज्योति, कमल, पर अगर किसी ने देख लिया तो? तुझे पता है ना कितना बवाल मचेगा मेरे पूरे गांव में। कमल, ये लिए तो अंधेरा होने का इंतज़ार कर रही थी। ज्योति, पर ज़रूरत क्या थी? अभी तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो? कमल, अरे छोरी, ये ले पेले। उसे एक झोला पकड़ा दिया। ज्योति, ये क्या है? कमल, गर्म कपड़े से, ठंडा मौसम से छोरी ने ठंड लग जावेगी। मारे छोरे की 2 जोड़ी कपड़े से, और एक चादर मारे को बेरा से कि थारी उस चुड़ैल सास ने कुछ दिया कोड़ी होगा तो थारे ले आई हूँ। ज्योति उसे देख मुस्कुराने लगी। कमल उसे देख के, इब के हो गया थारे को? ज्योति, पता है मेरी कोई बहन नहीं है, पर तुझे देख के ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है, मेरी दोस्त बनाकर, जो बहन का हर फर्ज पूरा कर रही है। कमल भी उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। कमल, चल ये सब छोड़ और मारे को छुरी का चेहरा दिखा। ज्योति ने अपनी बच्ची के चेहरे से अपना आंचल हटाया जिससे उसने उसको ढका हुआ था। कमल बच्ची को देख मुस्कुराते हुए, छोरी तो घड़ी सुधरी से। उन दोनों के बीच लकड़ियों की दीवार थी, इस वजह से कमल बच्ची को अपनी गोद में नहीं ले पाई, पर उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बच्ची याद आ गई, पर उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। कमल ज्योति से, पर एक बात फिर भी थारे से कहूँगी ज्योति, तूने जिद सही नहीं किया। तने बेरा से ने इब के होगा इस छोरी के साथ। ज्योति, नहीं कमल,
मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ नहीं होने दूंगी, भले कुछ भी हो। मैं अम्मा जी और इनको मना लूँगी कैसे भी करके। कमल गुस्से में, थारा आदमी और थारी सास कुत्ते की दुम से जो कभी सीधी ना होवेगी, चाहे दुनिया की कौड़ी पलट जावे। ज्योति, अब जो भी होगा कमल, मनाना तो उन्हें ही है। ज़रूरत पड़ी तो बच्ची की तरफ देख, इसको मैं अम्मा के पास भेज दूँगी, वो इसकी देखभाल कर लेगी, पर मैं इसे कुछ होने नहीं दूँगी। कमल उसको देख हल्के से मुस्कुराकर, उम्मीद न ज्योति होवे बहुत अच्छी से, पर जब जे टूटे से ना, तब इंसान ने भी साथ तोड़ देवे से। भगवान करे तू और थारी छोरी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। चल अब मैं चलती सूँ, ख्याल रखना। ज्योति, हाँ। कमल के जाने के बाद ज्योति आकर खाट पर बैठ गई और गर्म कपड़े बच्ची को पहना दिए और उसे अपने बगल में सुलाकर वो भी लेट गई। कपड़े पुराने होने की वजह से ज़्यादा गर्म तो नहीं थे, पर ठंड को भगाने के लिए काफ़ी थे। रात 11 बजे के करीब कुछ खटर पटर की आवाज़ से ज्योति की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा तो आवाज़ पीछे वाले आंगन से आ रही थी। वो उठकर बैठ गई और एक नज़र अपनी बच्ची को देखा जो सो रही थी। ज्योति ने सोचा कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए वो उठकर पहले बच्ची को अच्छे से ढका और फिर पीछे देखने चली गई। वो आंगन में अपने कदम रखने ही वाली थी कि उसे संतोष दिखाई दिया, जो खड़े होकर बीड़ी पी रहा था। तभी गुस्से में दंदनाती उसकी सास आई और संतोष के पास खड़ी हो गई। सास गुस्से में, ले ते आया जे मुसीबत ने, पर इब इसका करना कैसे। संतोष लापरवाही से, तू क्यों अपना खून गरम करे से अम्मा, थारे छोरे ने सब तरकीब सोच रखी से। सास, के तरकीब। संतोष, देख ज्योति इबे सोई से ताजा हाड़े कुछ किया था बा उठ जावेगी, जे लिए कुछ वक़्त इंतज़ार कर। 4 बजे गांव वाले उठ जावेंगे तो हम 2 बजे उठकर उसके पास जावेंगे। ज्योति भी गहरी नींद में होएगी, जिप जाकर उस छोरी को मार देवेंगे। ज्योति को पता भी ना चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर सुबह उठ के ज्योति रोएगी, चिल्लाएगी, पर उसकी सुनने वाला कोई ना होगा। सास, पर मारेंगे क्यों कर, कैसे। संतोष, उका ही कंबल छोरी के मुंह पे रख देवेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे, छोरी 2 दिन की से आसानी से जान छोड़ देवेगी। सास उसकी बात सुन मुस्कुराने लगी। सास, यो कि ना तूने मारे छोरे वाली बात, इब जे छोरी भी मर जावेगी और मारा घर भी अपवित्र ना होवेगा। संतोष, हाँ चल इब तू जा, 2 बजे मैं थारे को बुला लूँगा। सास, हाँ। सास उसके बोलने पर अंदर चली गई। संतोष भी अपनी बीड़ी ख़त्म कर थोड़ी देर बाद अंदर चला गया, पर ज्योति तो जैसे वहीं जड़ हो गई थी। पर उन दोनों की बात सुन उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। वह मुंह पे हाथ रख वहीं दीवार से चिपक कर बैठ गई और रोने लगी। मुंह पर हाथ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अचानक अपनी बच्ची का ख्याल आया। वो तुरंत उठकर उसके पास आ गई और उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह जा रहे थे। उसके दिमाग में डॉक्टर और कमल की बातें घूम रही थी। देखो ज्योति, मैं फिर कह रही हूँ कि ये लोग कभी नहीं मानेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये बात अपने घर वालों को बता दो। वो इस दुनिया में आकर अपनी जान गंवाए, इससे अच्छा है कि वो इस दुनिया में आए ही ना। थारा आदमी और थारी सास कुत्ते की दुम से जो कभी सीधी ना होवेगी, चाहे दुनिया की कोड़ी पलट जावे। ज्योति रोते हुए खुद से, मैं भी कितनी पागल थी जो ये सोच लिया कि ये लोग मेरे मनाने से मान जाएंगे। सही कहती है कमल, कुत्ते की दुम कभी सीधी ना होवे। सोचा था घर लाए हैं तो शायद मनाने पर मान भी जाएंगे, और ना माने तो इन्हें कोशिश करके मना लूँगी, पर ये तो मेरी छोरी को घर ही मारने के लिए लाए थे। मेरे उठने के पहले ही ये इसे मारना चाहता है। पहले भी अपनी बेटी को खोकर कैसे मैं इन पर भरोसा कर गई। वो काफ़ी देर तक रोती रही, फिर अपने आंसू पोंछे। ज्योति, अपनी बच्ची की तरफ देख, पर तू चिंता मत करना। हाँ लाडो, तेरी माँ तुझे कुछ ना होने देगी। तुझे इस दुनिया में लाने का फैसला मेरा था, तो तुझे इस दुनिया से बचाऊंगी मैं। आज अपनी बेटी से वादा है एक माँ का कि तू जिएगी, ये दुनिया देखेगी और इसमें शान से रहेगी भी। तेरी माँ को चाहे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, पर तुझे कुछ ना होने देगी। अपनी 2 बच्चियों को खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खो सकती। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे लाडो, इतना दूर
जहाँ इन लोगों की परछाई भी ना पहुँच सकेगी। आज ज्योति ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस समाज और अपने परिवार की रीतियों के खिलाफ अपना कदम बढ़ा दिया था, पर यह कदम उसे कहाँ ले जाने वाला था वो इन सब चीज़ों से अनजान थी। उसे बस अपनी बच्ची को बचाना था। कैसे नहीं पता, कहाँ जाएगी नहीं पता, बस पता था तो इतना कि उसे अपनी बेटी को ज़िंदगी देनी है। अपनी सास और पति की बात सुनने के बाद ज्योति उस गांव को छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी। अगर उसने देरी की तो उसकी सज़ा उसके बच्चे को मिल सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कहाँ, जहाँ वो लोग सुरक्षित रह सकें और संतोष वहाँ तक ना पहुँच पाए। फिर उसे अपना मायके का ध्यान आया। ज्योति खुद से घर छोड़कर आने को मना किया था अम्मा ने, पर और कोई जगह भी नहीं है जहाँ मैं अपनी बच्ची के साथ रह सकूं। जो भी हो, यहाँ से तो जाना ही है। अम्मा शायद अपनी नातिन का चेहरा देख मेरी मदद कर दे और हम दोनों को आसरा दे दे। अम्मा नाराज़ होंगी पर बापू और बीरा ज़रूर मेरी मदद करेगा। अपनी औलाद से कोई नफ़रत तो कर ही नहीं सकता। गुस्सा होंगे पर मेरी मदद भी करेंगे। वो अपने मायके जाने का फैसला कर उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से कमल के दिए झोले में बच्ची के कपड़े, खुद के एक जोड़ी कपड़े जो वो अस्पताल ले गई थी साथ में, और कमल की दी हुई चादर को रखा। गहने तो उसके पास थे नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले उसकी सास ने उसके एक एक गहने उतरवा लिए थे। उसने बच्ची को गोद में लिया और घर से बाहर आ गई। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था, बस कुछ घर के सामने लालटेन टंगे हुए थे। उन्हीं की रोशनी में वो गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल गई, एक ऐसा सफ़र तय करने जिसके अंजाम से वो बिल्कुल बेखबर थी। ज्योति थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उसे सामने से कमल आती हुई दिखाई दी। उसे देख ज्योति के कदम रुक गए। कमल भी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। कमल हैरानी से, ज्योति तू अड़े के कर रही सी? ज्योति उसके पास आकर बदले में सवाल कर, तू यहाँ क्या कर रही है? कमल पीछे की तरफ देख, मारा आदमी एवे तक घर ना आया। इसने ही देखन गांव के मोड़ तक गई थी, पर तू अड़े? ज्योति हारी हुई आवाज़ में, जा रही हूँ यहाँ से दूर कमल, जहाँ ये जानवर जैसे लोग कभी ना पहुँच पाए। कमल हैरानी से, के कह रही से तू? दिमाग फिर गया से के तेरा? गांव ते भागेगी तू? ज्योति मेरे पास और कोई चारा नहीं है कमल। मैंने सोचा था पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब इतने साल बाद औलाद हुई है तो शायद अब इन लोगों को जी पिघल जाए। पर ये लोग नहीं बदले कमल, नहीं बदले। वो मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं। बच्ची की तरफ देख, इस मासूम को देखना, इसकी क्या गलती है कमल? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, फिर लड़का हो या लड़की क्या फ़र्क पड़ता है? जब भगवान ने फ़र्क नहीं किया तो हम लोग क्यों करते हैं ये फ़र्क? कमल यूँ रीत से ज्योति अड़ी की, छोरी का होड़ा अपशगुन माना जाता है और तू भगवान की बात करी से? अरे ता इंसान भी ना रहते, सब के सब जानवर से यहाँ। वो जानवर जो थारे को जिंदा खावत जावेंगे। जा तू इस गांव को छोड़ के गई तो मत जा ज्योति, तू सब जानती से। जब तूने एक कदम भी गांव की रीत के खिलाफ बढ़ाया तो ये लोग तुझे मार डालेंगे। मत जा, जो इस बच्ची ने किस्मत में होगा इसे वही मिलेगा। तू कितना इसे बचा लेगी? ज्योति गलत कमल, किस्मत सिर्फ तसल्ली के लिए और अपने मन को शांति देने वाला शब्द मात्र है। किस्मत कुछ नहीं करती जब तक हम कोशिश नहीं करते। अगर उस दिन अस्पताल में मैंने सब किस्मत पर छोड़ दिया होता ना, तो ये बच्ची उसी दिन मार दी जाती, पर तब मैंने कोशिश की और ये इस दुनिया में आई। आज भी अगर मैंने सब किस्मत पे छोड़ दिया तो वो लोग इसे मार देंगे, जो मैं कभी ना होने दूंगी। इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ, इस गांव से और यहाँ के लोगों से बहुत दूर। रही बात मेरी जान की तो मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी तो इस घर में रहकर रोज़ पल पल मर ही तो रही थी, तो अच्छा होगा कि एक बार में ही ये लोग मार दे। पर मैं अपनी बच्ची को इनके हाथों से कभी ना सौंपूंगी, कभी नहीं। कमल तू समझ नहीं रही सी ज्योति, जा तू पकड़ में आ गई ना तो तेरे साथ ये बच्ची भी मारी जाएगी। ज्योति वो तो मेरे ना जाने पर भी मारी जाएगी कमल, पर अब मेरा फैसला ना बदलेगा। मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, और तुझे भी मेरी कसम है अगर तूने किसी को बताया तो। वह इतना कहकर आगे बढ़ गई। कमल वहीं गहरी सोच में खड़ी रही। ज्योति कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि कमल रुक ज्योति। ज्योति उसकी आवाज़ सुन वहीं रुक गई और पलटकर उसे देखने लगी। कमल उसके पास गई और अपने कान की झुमकी उतारने लगी। ज्योति हैरानी से, ये क्या कर रही है तू? कमल उसे अपनी झुमकियाँ देते हुए,
बहुत हिम्मत का काम कर रही ज्योति तू। काश सब में इतनी हिम्मत होती तो कोई भी बच्ची मारी ना जाती। रोते हुए, काश मैंने भी थारी तरह तब हिम्मत कर ली होती तो आज मारी भी छोरी जिंदा होती। अपने आंसू पोंछ कर, पर कोई बात नहीं, वो ना सही, पर हमारी ये छोरी जिंदगी जरूर जिएगी। तू अड़े से चली जा ज्योति, यही ठीक से। और ये झुमके रख हमारे को बेरा से की, थारी सास ने थारे पास एक भी गहना ना छोड़ा होगा। ता ये रख, इन्हें बेच के पैसे ले लेना, काम आवेंगे थारे। ज्योति, पागल हो गई है क्या तू? ये तेरे हैं कमल, और तू मेरी चिंता मत कर। अपने आंचल में बंधी गांठ दिखाते हुए, मेरे पास 30 रुपये हैं। पिछली बार जब अम्मा के यहाँ गई थी तब दिए थे उन्होंने, तो मैंने छुपा के रखे थे। इतने में मैं घर पहुँच जाऊँगी। अगर तेरे आदमी को पता चल गया तो वो तुझे बहुत मारेगा। कमल, तू हमारी चिंता ना कर, मैं देख लूँगी उसको। पर तू यूँ रख, देख भगवान न करे अगर थारा आदमी थारे मायके पहुँच गया और थारे को वहाँ से भी भागना पड़े तो तुरंत में पैसे किससे लावेगी, और घर तक पहुँचने में खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। थारे को खुद के लिए ना पाई यो बच्ची के लिए मजबूत रहना पड़ेगा, और उसके लिए खाना भी पड़ेगा। जाए इसलिए रख, इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। कमल की बात सुन ज्योति के आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत कमल के गले लग गई। कमल भी भावुक हो गई थी। कमल उससे अलग होकर, पै इब लौट कर इस गांव कभी मत आना। ज्योति मुस्कुराकर, अब इस गांव तो मेरी लाश ही आएगी कमल, क्योंकि अगर मैं जिंदा आ गई तो ये लोग मेरी बच्ची को जिंदा ना छोड़ेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगी। तो यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। कमल मुस्कुराकर, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे ज्योति, पर थारी बहुत याद आवेगी। ज्योति, मुझे भी। कमल अपने आंसू पोंछ, अब तू जल्दी से निकल अड़े से, वो लोग उठे इससे पहले तू गांव से बाहर निकल जा। ज्योति, हाँ चलती हूँ। और इतना कहकर ज्योति आगे बढ़ गई। कमल उसे जाते देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद कमल भी अपने घर की तरफ चली गई। 2 बजे के करीब जब संतोष उठा और उसने बाहर आकर ज्योति को देखा तो उसे वहाँ कोई न दिखा। संतोष ने पूरे घर में ढूंढा पर उसे ज्योति कहीं नहीं मिली। ये देख संतोष की हवाइयाँ उड़ गई। उसने तुरंत अपनी अम्मा को उठाया। अम्मा, क्या हुआ छोरा? संतोष घबराए हुए स्वर में, अम्मा ज्योति भागी गई घर से। अम्मा शॉक्ड होकर, के बोल रहा से तू? संतोष, हाँ अम्मा, ज्योति भाग गई से। अम्मा, पर क्यों करके भागी जे? संतोष, बेरा ना अम्मा, केबरा उसड़े थारी और मारी बात सुन ली हो। अम्मा गुस्से में, एक बार मिल जावे जे छोरी, छोड़ूंगा ना इसलिए। संतोष दांत पीसते हुए, सही कह रही से तू, छोड़ेंगे तो ना इससे। अम्मा, तू गांव में ढूंढ, मैं भी आस पास में पूछती हूँ। संतोष, हाँ। दोनों मिलकर ज्योति को ढूंढने लगे। संतोष ने कहकर अपने सारे दोस्तों को जगा दिया और सब मिलकर ज्योति को ढूंढने लगे। उसकी अम्मा भी घर घर जाकर पूछ रही थी। अचानक उसे शक हुआ कि कहीं ज्योति कमल के घर तो नहीं, क्योंकि एक वही थी जिससे ज्योति की ज़्यादा बनती थी। इसलिए वो तुरंत कमल के घर गई और वहाँ पहुँच तेज़ी से दरवाज़ा ठोकने लगी। कमल, कौन है रे? सबर कर ले, आ रही सू। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने ज्योति की सास खड़ी थी। कमल ऊँगते हुए, क्या होया काकी, कौन सा तूफान आ गया से? सास गुस्से में, ज्योति कित्ते से? कमल बेपरवाही से, मने के बेरा, थारी बहू से, थारे को मालूम होना चाहिए। सास, मने बेरा से, वो थारे ही घर में से, उसे सामने से हटाकर हट पड़े। ज्योति की सास कमल के घर के अंदर चली गई और ज्योति को ढूंढने लगी, पर उसे ज्योति वहाँ भी नहीं मिली। सास गुस्से में, देख कमल, सीधे सीधे बता दे ज्योति कित्ते से, नहीं था अच्छा ना होएगा थारे लिए। कमल, मारे को थारी बहू के बारे में कुछ ना बेरा, समझी? अब निकल मारे घर से। सास इसे चेतावनी देते हुए, जा मने कब पता चला ना कि तूने उसकी मदद सीखे तो थारी उस सहेली के साथ साथ थारे को ऐसा सबक सिखाऊंगी तो 7 जन्म तक याद रखेगी। कमल गुस्से में, हाथ और पांव चलाना मारे को भी आवे से काकी, ता मारे को तो ये धमकी तू देना। सास उसे उंगली दिखाकर, जबान संभाल कर बोल कमल। कमल, मारी जबान संभाली ही से काकी, पर जा तू बोलेगी ना तो चुप मैं भी कोड़ी रहूँगी। इब निकल अड़े से, थारी बहू ना मिली ना थारे को अड़े, तब आज जा। सास गुस्से में बाहर आ गई। उसकी जाने के बाद कमल ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और पलट कर आँखें बंद कर ली। कमल हाथ जोड़कर आंखें बंद कर, हे भगवान, ज्योति और उस छोरी ने रक्षा करना।
संतोष और उसके दोस्तों ने ज्योति को पूरे गांव के एक एक कोने में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। सास भी घर आ गई। अब तक पूरे गांव को ज्योति के गायब होने का पता चल चुका था और उसका भागना और उसकी लड़की का जिंदा होना अब सिर्फ एक परिवार ही की नहीं बल्कि पूरे गांव की इज्जत का सवाल था। वहीं ज्योति गांव से बाहर निकल गई थी और पैदल ही खेतों से होकर मेन रोड तक आ गई थी। दरअसल संतोष के उठने से पहले ही ज्योति गांव पार कर चुकी थी, इसलिए वह उनके हाथ नहीं लग सकी। वह रोड पर आई और बस का इंतजार करने लगी। सुबह 5 बजे के करीब उसे बस मिल गई, हालांकि वो खाली थी। थोड़ी देर में उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। वहीं गांव पर भी सब सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने भी यही फैसला लिया कि सबसे पहले वो लोग उसे ज्योति के मायके ही जाकर ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें शक था कि ज्योति वहीं जाएगी पहले। सुबह 7 बजते ही संतोष सहित गांव के कुछ लोग ट्रक में बैठ ज्योति के गांव के लिए निकल गए। ज्योति का मायका उसके ससुराल से 4 घंटे की दूरी पर था और राजस्थान की बॉर्डर से लगा हुआ भी था, इसलिए ज्योति की बोली में भी फर्क था। सुबह 9 बजे तक ज्योति अपने गांव पहुंच गई। वह रोड से बैलगाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गई। जब वो घर पहुंची तो उस समय उसके बापू आंगन में बैठे थे और शायद खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ वहीं चूल्हे पर खाना बना रही थी। ज्योति फड़की खोल अंदर गई। जैसे ही ज्योति के बापू की नज़र उस पर गई तो वह हैरानी से खड़े हो गए। बापू, ज्योति तू यहाँ? उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ ने भी पलटकर ज्योति को देखा। अम्मा। ज्योति ने आज बहुत दिन बाद अपने अम्मा बापू को देखा था। उन दोनों को देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह आगे बढ़ी और उनके करीब आकर खड़ी हो गई। ज्योति की अम्मा ने उसके हाथ में बच्चा देखा। अम्मा, ज्योति जे बच्चा? ज्योति मुस्कुराकर, तेरी नातिन है अम्मा। अम्मा, नातिन? ज्योति, हाँ नातिन, देख। ज्योति जैसे ही उन्हें अपनी बच्ची का चेहरा दिखाने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी अम्मा ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। उन दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ज्योति के आने की उन्हें खुशी कम और हैरानी ज़्यादा थी। ज्योति उन्हें देख, क्या हुआ अम्मा? बापू, तू अकेली आई है? जमाई जी नहीं आए? ज्योति गंभीर स्वर में, मैंने उनका घर छोड़ दिया बापू। ये उन दोनों के लिए दूसरा झटका था कि ज्योति उसका घर छोड़ कर आई थी। पहला तो यही था कि वह अकेली आई थी। बापू गुस्से से, क्या कह रही है ज्योति ये तू? ज्योति ने उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। ज्योति, अब तुम बताओ बापू, मैं कैसे उस घर में रहती जहाँ वो लोग मेरी ही बच्ची को मारने को तैयार बैठे थे? अम्मा गुस्से में, वो उनकी भी बच्ची है ज्योति। ज्योति, होती तो कोई ऐसा करता क्या अम्मा? बताओ, क्या तूने या बापू ने कभी मुझे मारना चाहा? नहीं ना, तो वो लोग क्यों मारना चाहते हैं इसे? अम्मा, सब जगह की अपनी अलग अलग रीत होती है ज्योति, उनके यहाँ लड़की होना अच्छा नहीं माना जाता है। ज्योति गुस्से में, तो क्या उसके लिए वो लोग मेरी बच्ची की जान ले लेंगे? नहीं माँ, सब खोखली रेतियाँ हैं, बच्ची होना अपशगुन कैसे हो सकता है? बापू से समझाते हुए, देख ज्योति, क्या सही है और क्या गलत ये एक इंसान की सोच से नहीं बनता। हर इंसान की अपनी अलग सोच और रीति रिवाज होते हैं और उनके यहाँ लड़कियों का होना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योति, जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं उस घर को छोड़ चुकी हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? मुझे इस घर में आसरा दोगे? अम्मा सख्त लहजे में, कभी नहीं। ज्योति, तुझसे पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि लड़की की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। तो जैसा भी है, अब वो तेरा ससुराल है, तेरा अपना घर, तुझे वहीं रहना पड़ेगा। ज्योति हैरानी से, अम्मा क्या बोल रही है? वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगे वहाँ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। बापू, ज्योति जाना तो तुझे वापस पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी थी तेरी शादी करवाना, जिससे हम मुक्त हो चुके हैं। अब जो भी जैसा भी है वो तेरा घर है और ये लड़की उनकी अपनी। वो इसके साथ क्या करते हैं और क्या नहीं ये उनका अपना मसला है, इनमें हमें मत घसीट। अगर लोगों को पता चला कि हमारी लड़की घर छोड़कर आई है तो हमारी कितनी बदनामी होगी, सोचा है तूने? ज्योति अपनी अम्मा और बापू की बात सुना हैरान सी खड़ी थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। ज्योति व्यंग से हंसते हुए, सोचना चाहिए था बापू, पर गलती कर दी बहुत बड़ी। सोचा था लोग तो कहते हैं उनका क्या है, पर अपने तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे ना, और जब तक हमारे अपने हमारे साथ हैं तो दूसरों से क्या मतलब। पर अब समझ आया कि अपने तो कभी अपने थे ही नहीं। अम्मा, देख ज्योति, तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाद में पता चलेगा जब बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी और तेरे साथ कोई ना होगा।
ज्योति बेबसी से। वही दिन तो देख रही हूँ अम्मा, आज भी कहाँ मेरे साथ कोई है, अकेली ही तो हूँ। देखो इतने दिन बाद तेरी बेटी घर आई थी और तूने उसका हाल चाल पूछने की जगह उसे उसकी असली जगह दिखा दी। अम्मा तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ज्योति सब समझ गई अम्मा, ये भी कि ये घर मेरा नहीं है और ना यहाँ के लोग। खैर तू चिंता ना कर। बापू तुम भी चिंता मत करो, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ, तुम्हारी कोई बदनामी भी नहीं होगी। बापू रुक जा, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। ज्योति ज़रूरत नहीं है बापू, क्योंकि मैं उस घर पर नहीं जाऊँगी। अम्मा तो कहाँ जाएगी? ज्योति गुस्से और दृढ़ निश्चय के साथ, कहीं भी जहाँ मेरी बेटी और मुझे आसरा मिल जाए, जहाँ मेरी बेटी को कोई अपशकुनी ना बोले, जहाँ समाज और तुम जैसे लोगों की घटिया सोच ना हो। अम्मा पागलपन मत कर ज्योति। इससे आगे उसकी अम्मा कुछ बोलती ज्योति अपना झोला उठाकर घर से बाहर निकल गई। अम्मा उसे आवाज़ देते हुए, ज्योति ज्योति रुक जा, बावली मत बन ज्योति। पर उसने उनकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। आज उसका वो घर भी उससे छूट गया था जिसमें उसने अपना बचपन बिताया, जिस घर के लोगों को उसने अपना माना, सब आज पल भर में बेगाने हो गए। ज्योति की आंखें ये सोच बहने लगी, कितनी अजीब बात थी। वो घर वाले जो इस दुनिया में लाए, आज वो ही उसकी बेटी को गलत कह रहे थे। उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा जो इन सब से बेखबर सुकून से अपनी माँ की गोद में सो रही थी। अब ज्योति के सामने बस दो रास्ते थे, पहला जो उसे उसके ससुराल फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में ले जाएगा, और दूसरा वो जो कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं। बस वहाँ ना वो समाज होगा, ना उसके तथाकथित परिवार वाले होंगे। ज्योति ने अपनी बच्ची का चेहरा देख उस अनजान रास्ते जाने का फैसला कर लिया। वो खेतों के रास्ते ही गांव से बाहर जा रही थी, तभी उसने कच्चे रोड से एक ट्रक जाता देखा जिसमें उसके गांव वाले लोग खड़े थे। ये देख उसे समझते देर न लगी कि ये लोग उसे ढूंढने आए हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ गई और ट्रक गांव के अंदर चला गया। ज्योति गांव से बाहर आ गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैसला तो कर लिया था उसने अकेले आगे का सफ़र तय करने का, पर जाना कहाँ था ये नहीं पता था। अचानक चलते चलते डॉक्टर के पर्चे की बात याद आई। उसने तुरंत अपने आंचल में लगी गांठ को देखा और उसे खोला। उसमें बचे हुए 15 रुपये के साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी जिसे ज्योति ने अपने पास ही रखा था। उसने उसे खोल कर देखा जिस पर एक पता लिखा था। ज्योति पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए जो कुछ भी लिखा था उसके समझ से बाहर था, पर हाँ एक उम्मीद जरूर थी कि शायद अब ये पता उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे दे। उसने आसपास देखा, जहाँ दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, बस रास्ते पर चलते ट्रक ही दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या करे। दूसरे अकेले में उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। बच्ची भी उठ गई थी और भूख से रोने लगी थी। ज्योति ने सबसे पहले उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर दूध पिलाया। वहाँ जब संतोष ज्योति के घर पहुँचा तो वहाँ उसकी अम्मा ने ये कहा कि ज्योति अभी ही निकली है, इसलिए बिना वक्त गंवाए संतोष अपने लोगों के साथ उसे ढूंढने लगा। रास्ते के चप्पे चप्पे को छान मारा उन्होंने। वह लोग रोड तक पहुँचते उससे पहले ही ज्योति को एक बस आती दिखाई दी और वो उसमें बैठकर वहाँ से निकल गई, जो शहर जा रही थी। संतोष ज्योति को बस में चढ़ते देख तो नहीं पाया, पर वो इतना समझ चुका था कि अब इसके आगे ज्योति शहर ही गई होगी, क्योंकि आसपास के गांव में उसका कोई भी जानने वाला नहीं था। वे लोग भी अपने ट्रक में सवार होकर शहर के लिए निकल गए। बस में बैठते ही ज्योति ने एक आदमी से पर्ची दिखाकर उससे पता पूछा। आदमी, बहन जी आप बहुत उल्टा आ गई हैं, ये पता तो जिला के दूसरे छोर का है। एक काम करना, आप शहर से दूसरी बस पकड़ लेना, वहाँ से सीधी बस है उस शहर के लिए। ज्योति हाथ जोड़कर, धन्यवाद भाई जी। आदमी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं। ज्योति रास्ते भर कल से लेकर आज तक हुए हर पल को याद कर रही थी। कैसे एक पल में ज़िंदगी ने उसे कहाँ से कहाँ ला दिया था। कल तक जो उसके अपने थे आज सब पराए हो गए थे। उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा जो अपने हाथ पैर हिलाकर खेल रही थी। कभी अपनी मुट्ठियों को अपने मुंह में रखने की कोशिश करती तो कभी अपने पैर के पंजों को। उसे खेलते देख ज्योति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब भी कभी घर छोड़ने की थोड़ी सी भी शंका होती वह अपनी बच्ची को देख लेती और उसे देख उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती। इन सब में उस मासूम की क्या गलती थी जो वो भुगते। उसे भी हक था ये दुनिया अपनी आंखों से देखने का, उसे भी हक था अपनी ज़िंदगी जीने का। बस यही ख्याल ज्योति के मन में फिर से हिम्मत भर देता।
करीब 1 घंटे में ज्योति शहर पहुंच गई। वो उतर कर नीचे आई। उसके पास अब मात्र 5 रुपये बचे हुए थे। सही कहा था कमल ने, उतने पैसे काफ़ी नहीं होंगे, पर वो भी तो बस घर तक आने का सोच कर आई थी। उसे कहाँ पता था कि उसे उसका परिवार एक दिन भी नहीं रोक पाएगा। ज्योति को अब भूख महसूस होने लगी थी और प्यास भी जोरों की लग रही थी। उसने आसपास देखा तो बस अड्डे के पास ही एक ढाबा था जहाँ काफ़ी लोग बैठे थे। वह वहाँ गई और पैसे देकर खाने को कहे ढाबे के बगल में बड़ी खाट पर बैठ गई। उसके लिए यह सब बहुत अलग और नया अनुभव था, जिसने आज तक एक कदम भी बिना किसी की मर्जी और साथ के ना रखा हो। वो आज ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय करने चली थी। डर भी था उसे, घबराहट भी थी, पर अपनी बेटी के लिए कुछ करने की हिम्मत भी थी। वो बैठी हुई खाने का इंतज़ार कर रही थी। उसने अपने पास देखा जहाँ कुछ लोग बैठे उसे घूरे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ रिवाज नहीं था औरतों का घर से बाहर निकलने का। उन्हें देख ज्योति सिमट कर बैठ गई और अपनी बच्ची की तरफ निगाहें कर ली, पर उन लोगों की नज़र अपने ऊपर वो महसूस कर सकती थी। थोड़ी देर में खाना आ गया। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वहीं संतोष भी अपने आदमियों के साथ बस अड्डे पे पहुंच गया था और उसने ज्योति को हर बस में ढूंढना शुरू कर दिया। वो लोग उस ढाबे के सामने से भी गुजरे जहां ज्योति बैठी थी, पर उसकी रास्ते की तरफ पीठ होने की वजह से वो लोग उसे देख नहीं पाए। कुछ देर बाद जब ज्योति ढाबे से निकली तो उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी। उन्हें देख वो सहम गई और तुरंत वापस अपनी जगह पर बैठ गई। उसके चेहरे पर डर की लकीरें उतर आई थी। उसने तो सोचा भी नहीं कि वो लोग उसका इस तरह पीछा करेंगे। उसे कमल की कही बात याद आई, सब के सब जानवर हैं यहाँ, वो जानवर जो थारे को जिंदा खा जाएंगे अगर तो इस गांव को छोड़कर गई तो। ज्योति मन में, अगर मैं गलती से भी इनके हाथ लग गई तो मेरे साथ ये लोग मेरी बच्ची, नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा, पर मेरी बच्ची इनके हाथ कभी ना लगेगी। उसे पता था वो उस ढाबे पर भी ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि कभी ना कभी वो लोग यहाँ भी आकर देख सकते थे। इसलिए वो उठी, अपने सर पर लंबा सा घूंघट ले अपनी बच्ची को आंचल से छिपाकर ढाबे से बाहर निकल आई। उसने बाहर एक नज़र हल्का सा घूंघट उठाकर देखा तो वो सब एक जगह इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। उन्हें व्यस्त देख ज्योति वहाँ से सीधा बाहर आ गई, क्योंकि अब वहाँ उसका रुक कर बस का इंतज़ार करना उसके लिए भारी पड़ सकता था। पैसे उसके पास ख़त्म हो चुके थे। सूरज भी सर पर चढ़ाया था। दोपहर हो गई थी, पर उसका कोई भी असर ज्योति पर नहीं हुआ। बस अड्डे पर खड़े संतोष के साथ आए आदमी उससे कह रहे थे कि आदमी देख संतोष, इब बात सिर्फ थारे अकेले की लुगाई की ना से, इब बात पूरे गांव की से। थारी लुगाई ने सारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी से। इब ओका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली ना से। जब थारी लुगाई ना मरी तो सारे गांव की लुगाई भी आगे जाकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और जब रीत को मानेगी भी नहीं। चाहे उस औरत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी से, ताकि आगे सब के लिए एक उदाहरण बन सके और आगे जाकर फिर कोई ऐसा ना करे। संतोष तू सही कह रहा से, इब जे औरत का मर जाना ही ठीक से। दूसरा आदमी, एक बार पुलिस थाने जाकर देख ले, कैमरा ज्योति उड़े गई से। संतोष हाँ हो सके, चल फिर जल्दी। वो सब लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। ज्योति भी तेज़ कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। आगे जाकर उसे पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। ज्योति के चेहरे पर हल्का सुकून आ गया कि शायद अब वो सुरक्षित जगह पहुंच गई है। उसने सोचा कि वो डॉक्टर के घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन में संतोष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी, ताकि संतोष उसका पीछा ना करे और शायद पुलिस उसे उसकी मंजिल तक पहुँचने में मदद कर दे। वह एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ी। स्टेशन रोड के दूसरी तरफ था। वह रोड पार करती इससे पहले ही एक ट्रक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसमें उसके गांव के लोग थे। वह तुरंत उन्हें देखकर पलट गई। अब अगर वो आगे बढ़ती तो शायद पुलिस तक पहुंचने से पहले ही वो उन लोगों के हाथ लग जाती। वो पलटकर दुगनी तेजी से आगे बढ़ गई, पर तब तक उसके गांव के ही एक आदमी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। आदमी चिल्लाकर, संतोष बा रही थारी लुगाई। उसके चिल्लाते ही सब लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। अब ज्योति के दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और बच्ची को अपने से चिपकाकर धीरे धीरे दौड़ने लगी। वो लोग भी ट्रक से उतरकर उसके पीछे हो लिए। ज्योति जितनी तेज़ी से भाग सकती थी भागी। उसे बच्ची के लिए डर भी था। अगर वो तेज़ी से दौड़ने पर गिर गई तो बच्ची को चोट लग सकती थी।
उस रास्ते पर ट्रकों की आवाजाही थोड़ी ज़्यादा थी। यही वजह थी कि ज्योति उन लोगों की नज़रों से पल भर में ओझल हो गई। संतोष उसके अचानक गायब हो जाने से बौखला गया और दुगनी तेजी से उसे ढूंढने लगा। वहीं ज्योति को थोड़ा दूर जाकर एक टपरी दिखाई दी और उसके बाजू में लगा कंडा, शायद कुछ लोग इन्हें उपले भी कहते हैं, का ढेर लगा था। ज्योति बिना वक्त गवाए उस ढेर के पीछे जाकर छुप गई। उसकी धड़कनें अभी भी 100 की स्पीड से भाग रही थी। पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने सबसे पहले अपनी बच्ची को आंचल से हटाकर देखा। बच्ची भी पसीने से भीग गई थी। ज्योति ने आंचल को उस पर से हटाकर उसी से बच्ची को हवा करने लगी। खुद के चेहरे से पसीना टपक रहा था, पर उसे अपनी बच्ची की फिक्र ज़्यादा थी। उसने देखा कि बच्ची ने कपड़े गंदे कर लिए थे। ज्योति ने अपने हाथ लाए कपड़े जो कमल ने दिए थे उसे तुरंत पहना दिए और बैठकर उसे हवा करती रही। जब काफ़ी देर हो गई तो वो बाहर आई और देखने लगी कि वो लोग गए या नहीं, पर उसने देखा कि वो लोग वहीं कुछ दूर एक चौतरे पर बैठे हुए थे। ज्योति वापस कंडों के पीछे आकर बैठ गई। उसका गला सूख रहा था, पर ना तो वो बाहर जा सकती थी और ना उसके पास कुछ था। यहाँ तक कि अब उसके पैसे भी ख़त्म हो चुके थे और कमल के झुमके भी बेचे तो कैसे। संतोष को शक था कि वो इतनी जल्दी भाग ही नहीं सकती, इसलिए वहीं अपने साथियों से कहकर एक जगह चौतरे पर बैठ गए। उसे पक्का यकीन था कि वो यहीं कहीं है और थोड़ी देर में निकलेगी जरूर। देखते देखते शाम हो गई और आसमानों में अंधेरा छाने लगा। वो लोग बैठे बैठे थक गए, पर ना ज्योति बाहर आई और ना उन्हें उसकी कोई खबर लगी। एक आदमी, संतोष, शायद वह अड़े ना से, हमें कहीं और देखना से पड़ेगा। दूसरा आदमी, हाँ संतोष, जे ठीक कह रहा से, जब वो अड़े होती तो बाहर आ जाती, चल कहीं और देखते से। संतोष को भी उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका था और ज्योति अब तक बाहर नहीं आई थी। उसका साफ मतलब था कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए वो लोग वापस चले गए। वहीं ज्योति छिप कर बैठे हुए उनके जाने का इंतज़ार कर रही थी। प्यास के कारण उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, पर बाहर जाना मतलब अपने साथ साथ अपनी बच्ची की मौत को दावत देने जैसा था। जब अंधेरा हो गया तो उसने हल्के से निकल कर देखा, तब तक वो लोग जा चुके थे। वो अपना झोला और बच्ची को लेकर बाहर आ गई और पानी ढूंढने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत वहां आ गई, पर अब उसके सामने समस्या ये थी कि वो बच्ची को लेकर पानी कैसे पिएगी। कुछ पल सोचने के बाद उसने बच्ची को एक पेड़ के नीचे लिटाया और आकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसे राहत मिली और शरीर में थोड़ी ताकत भी आई। वो वापस आई और दोबारा चल दी। वहीं संतोष ने वापस आकर दोबारा बस अड्डे पर हर ढाबे पर उसे ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। ना जाने क्यों, पर संतोष को रह रहकर उस डॉक्टर पर शक जा रहा था, क्योंकि ज्योति के ही कहने पर उसने झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। उसे लग रहा था कि हो ना हो ज्योति उसके पास जरूर जाएगी, और शक के चिन्ह पर भी उसने डॉक्टर का पता लगाने के लिए अपने एक आदमी को वापस उस अस्पताल भेज दिया था। ज्योति चलते चलते काफ़ी दूर आ गई थी, पर उसे कोई भी साधन नहीं दिखा जो उसे उस जगह पहुंचा सके। 2-3 लोगों से उसने पूछा भी, पर वो लोग किसी और तरफ जा रहे थे। अब हर तरफ अंधेरा हो चुका था, रात गहराने लगी थी। ज्योति शहर से बाहर आ चुकी थी। वापस बस अड्डे जाना उसे ठीक नहीं लगा। कुछ दूरी पर बहुत सारे ट्रक खड़े थे। उसे लगा शायद वहाँ कोई मदद मिल सकती है। वो ट्रकों के पास गई। हर ट्रक के पास 1-2 लोग खड़े थे। वो एक ट्रक के पास गई और उस आदमी को पर्ची दिखाकर पूछने लगी। ज्योति पर्ची दिखाकर, भाई जी, आप लोग क्या इस शहर जा रहे हो? मुझे इस पते पर जाना है। आदमी ने घूर कर ज्योति को पहले नीचे से ऊपर तक देखा। उसकी गहरी नज़रें जैसे ज्योति को अपने अंदर तक धंसती हुई महसूस हो रही थी। आदमी अजीब लहजे में, यहाँ क्या? तुम कहो तो हम तो तुम्हें कहीं भी ले जाएं। उसकी बातों का लिजलिजेपन को महसूस कर ज्योति अंदर तक काँप गई। आदमी अजीब तरह से मुस्कुराते, बोलो चलोगी? ज्योति तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गई। अब वो आदमी उसके पीछे लग गया था। ज्योति के कदमों ने तेजी पकड़ ली। वहीं उस आदमी ने भी अपनी रफ्तार कर दी। आदमी उसे पुकारते हुए, अरे रुक तो, चलता ना, मैं कहाँ जाना है बता। पर ज्योति बिना एक पल रुके बस आगे बढ़ती जा रही थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे आखिर में जो ट्रक खड़ा था उसके पास ही एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उस आदमी ने डरी सहमी ज्योति को भागते और उसके पीछे उस लड़के को देखा तो उन्होंने वहीं से आवाज़ देकर उस लड़के पर चिल्लाकर भगा दिया। लड़का उस आदमी को देखकर वापस चला गया और वह आदमी ज्योति के पास आया। आदमी ज्योति से, कित जा रही से? और तू कौन से? इतनी रात में अड़े
करसी। ज्योति ने देखा वह आदमी उसके बापू की उम्र के ही लगभग के थे। ज्योति, काका, वो पर्ची दिखाकर, मुझे यहाँ जाना है। आदमी उसे गौर से देखती हुई, घर से भाग के आई से? ज्योति ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। आदमी, तब फिर अकेली अड़े। करसी, बच्ची को देख। और ये बच्ची किसकी? ज्योति, मेरी है बच्ची। झूठ बोलकर, मेरा आदमी इस जगह काम करता है और मैं वहीं जा रही थी, पर बस ना मिली मुझे बेबसी से। क्या आप ले चलोगे? बहुत ज़रूरी है मेरा वहाँ पहुँचना। आदमी, पीछे से थारे पास? ज्योति उसकी बात सुन सोच में पड़ गई। पैसे तो उसके सारे ख़त्म हो चुके थे, यहाँ तक कि अब उसके खाने लायक पैसे तक उसके पास नहीं थे। अचानक उसे कमल के झुमके याद आए। ज्योति, पैसे तो नहीं हैं, पर झोले में से झुमके निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर, ये है, इसे रख लो, बस मुझे इस पते पर पहुँचा दो। आदमी ने झुमके लिए और उन्हें देखने लगा और फिर ज्योति को। कुछ देर बाद एक झुमका उसकी तरफ बढ़ाकर, आदमी, जे एक तू रख, मारा काम एक से चल जाएगा और बैठ जा पीछे। उसकी बात सुन ज्योति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसे धन्यवाद करते हुए पीछे चली गई। उसने पहले बच्ची को अंदर लिटाया और फिर खुद भी चढ़ गई। पीछे से उस आदमी ने आकर ट्रक का डाला लगा दिया और ट्रक को चालू कर आगे बढ़ा दिया। ज्योति ने सुबह खाना खाया था और तब से उसके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं गया था। ऊपर से कमजोरी भी बहुत थी। अब उसे चक्कर आने लगे थे, पर वो अपनी बच्ची के लिए हिम्मत बांधे बैठी थी। सुबह से बार बार कपड़े खराब करने की वजह से अब उसकी बच्ची के पास कपड़े नहीं थे। ज्योति ने उसके सारे कपड़े वहीं ट्रक पर लगी राड पर डाल दिए और उसे हवा न लगे इसलिए बाहर की तरफ अपनी पीठ कर ली और बच्ची को अपने आंचल में छुपा कर सुला लिया। कुछ देर में बारिश भी होने लगी थी। इस वक्त समय कितना था ये कह पाना मुश्किल था, पर शायद रात का तीसरा पहर चल रहा था। ज्योति की पीठ बाहर की तरफ होने की वजह से उसके कपड़े पीछे से पूरे गीले हो चुके थे, पर वो हट भी नहीं सकती थी क्योंकि ट्रक पूरा भरा हुआ था। बस थोड़ी सी ही जगह थी जिसमें वो बैठी थी और अगर हल्का सा भी हिलती तो बच्ची पर पानी पड़ सकता था, इसलिए वो वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद ठंड के और भूख के कारण बच्ची रोने लगी। ज्योति ने उसे वैसे ही बैठे हुए दूध पिलाया और उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश करने लगी। थपकी देते हुए लोरी भी गाने लगी ताकि वो जल्दी से सो सके। आजा निंदिया रानी आजा दूर सितारों से, आज निंदिया रानी आजा दूर सितारों से, नन्हे नन्हे सपने ले आ दूर नजरों से, आप बस जा मेरी गुड़िया की नन्ही सी आंखों में, आजा निंदिया रानी आजा दूर सितारों से। कुछ ही देर में लोरी सुन बच्ची चुप हो गई और सो गई। ज्योति उसके सर पर हाथ फेरते हुए, माफ़ करना मेरी लाडो, मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है ना तुझे, पर क्या करूं बेटा, तुझे बचाने के लिए तेरी अम्मा को ऐसे भागना पड़ रहा है, पर तू चिंता मत करना। हाँ, तेरी अम्मा तुझे कुछ नहीं होने देगी और तुझे बेहतर ज़िंदगी भी देगी। ज्योति रात भर बिना पल के झपकाए बैठी रही। लगातार पूरे 24 घंटे चलने के बाद ज्योति उस शहर पहुंच गई। रास्ते में ट्रक को चलाने वाले उस आदमी ने ज्योति को खाना और पानी भी वक्त वक्त पर देते रहा। शहर पहुंचने में उन्हें शाम हो गई थी। एक रास्ते पर ट्रक रोक वह आदमी पीछे आया और ज्योति को उतरने को कहा। ज्योति बाहर देखते हुए नीचे उतर गई। आदमी सामने की तरफ इशारा कर, जे गली का पता थारी पर्ची में लिखा था, बजा से इब आड़े से तने अकेले जाना पड़ेगा। ज्योति सामने देखते हुए, कोई बात नहीं काका, आपने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बड़ी मेहरबानी की है आपने मुझ पर, मैं ज़िंदगी भर ना भूलूंगी आपका ये उपकार। काका उसके सर पर हाथ रख, ख्याल रखना अपना और थारी छोरी का भी, इब चलता सुन। ज्योति मुस्कुराकर हाँ। आदमी ट्रक में बैठ अपने रास्ते चला गया और ज्योति उस गली में चली गई। लोगों से रास्ता पूछते हुए वो कुछ ही देर में डॉक्टर के घर के सामने खड़ी थी। क्या ज्योति अपनी बेटी को बचा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। थैंक यू।